हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स द नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। आज हम कवर करेंगे साउंड का सेकंड पार्ट। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया है। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए, वीडियो की लिंक दी हुई है। आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए। ओके, वी आर कवरिंग the batch MPPSC पेपर नंबर 3 एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपको मैं बताना चाहूँगा, वी ऑल्सो रनिंग द बैचेज ऑफ UPSC एंड MPPSC बोथ प्री एंड मेंस। सेपरेट बैच चल रही है हमारे यहाँ, जिसके साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, जिसका सॉल्यूशन ही मिलेगा। और जो भी बच्चे 2021 में 70 क्वेश्चन या +70+ क्वेश्चन लाए हैं, करेक्ट हैं, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के साथ साथ ये दोनों माध्यम में, हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में, इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में है। तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। कुलदीप सर का नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करिए। कुलदीप सर से डायरेक्ट कंसल्ट करिए। हमारे ऑफलाइन का एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। कई प्रभावशाली बच्चे टेस्ट देने आते हैं, 3-4 टेस्ट हो चुके हैं। आप एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, हम MPPSC का पेपर नंबर 3 फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ये साउंड का सेकंड पार्ट है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, फर्स्ट पार्ट देखिए, देन वी कम ऑन द सेकंड पार्ट। देखो, मैंने आपको साउंड का पूरा बता दिया था। आज हमारा साउंड का क्या बचा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में। देखो, इंटेंस फर्स्ट क्या होता है, कैरेक्टर इंटेंसिटी और लाउडनेस। आज मैं मान लीजिए आप चिल्लाते होंगे या धीमे बोलते होंगे, तो वो क्या है कि आपके साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है जब चिल्लाते हैं, या धीमे बोलते हैं तो इंटेंसिटी कम हो जाती है या वो स्लो हो जाता है। देन इसको पढ़ेंगे, इंटेंसिटी दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड, जिसके द्वारा साउंड इज हियर आइदर स्लो और फेबल और लाउड और इंटेंस। क्या साउंड धीमा सुनाई पड़ता है या तेज सुनाई पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अ लाउडनेस और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो अपन को लाउड सुनाई पड़ेगा, और इंटेंसिटी अगर साउंड की कम होगी तो वो धीमा सुनाई पड़ेगा। देन वी कम ऑन फॉरवर्ड, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूरा क्लियर कराया, तो डिस्कशन जाइए, चेक करिए। यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर है, टाइटल के साथ लिंक प्रोवाइड करी गई है, आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। देन आफ्टर यू इजीली अंडरस्टैंड द व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटीज, देन which can be measured accurately. 1/10 of the bell is called decibel. मैंने क्या बोला, 1/10 bell is equal to 1 decibel. क्लियर? Then intensity of the sound depend on the power of sound source. जिस पावर से हम बोल रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोला, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द loudness or slowness of the sound, power of the sound. The distance between listener and the source and the reflection on the ceiling, floor, wall, ये भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके होता है कि एक तो लिसनर और सोर्स के बीच में डिस्टेंस, अगर मान लीजिए मेरा जो लिसनर है, 2 आदमी कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर वो पास में खड़ा हुआ है तो उसको तेज आवाज सुनाई पड़ेगी। ओके, अगर वो दूर दूसरे रूम में तो उसको अपन कितना भी तेज बोलना उसको स्लो सुनाई पड़ेगा, तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखो, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, आप इजीली वीडियो देख सकते हैं। देखो, इंटेंसिटी of sound is directly proportional to the amplitude का स्क्वायर, देन आफ्टर स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। किसके,
डेंसिटी ऑफ द मीडियम। देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने क्या बोला है, 45 डेसिबल ऑफ द साउंड इज बेस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग। क्या बोला कि 45 डेसिबल सुटेबल है ह्यूमन बीइंग के लिए, मतलब इजीली आप सुन सकते हैं। अगर इससे अबव जाता है तो क्या हो जाएगा, लाउडनेस हो जाएगा या अपने कान के ईयर में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, ड्रम में अबव 75 डेसिबल इज कंसिडर्ड इंजरस टू ह्यूमन हेल्थ। अगर 75 डेसिबल होगा तो क्या होगा, वो इंजरस होगा ह्यूमन हेल्थ के लिए। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पिच। देखो पिच और शार्पनेस, आपने देखा होगा कि लड़की और बच्चे बहुत स्लो बोलते हैं और आदमी होते हैं ना, वो उनकी आवाज़ बहुत भारी होती है, मतलब उनकी लड़की और चिल्ड्रन की आवाज़ पतली होती है। देन आफ्टर जो लड़के होते हैं अधिकतर मोस्टली उनकी आवाज़ बहुत मोटी होती है। तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज बिकॉज ऑफ पिच, हाई पिच एंड लो पिच। अगर हाई पिच होगा, देखो दो फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी, ओके, दीज आर द लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी, दिस इज द ये मालूम है हाई फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी। देखो लो फ्रीक्वेंसी होगा तो लो पिच, क्लियर, एंड हाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हाई पिच। ओके, देखो अगर फ्रीक्वेंसी और हाई पिच होगा तो कैसी आवाज आएगी, सिरिल, मींस पतली आवाज, और लो फ्रीक्वेंसी और लो पिच होगा तो कैसी आएगी, ग्रेव, मतलब भारी आवाज। क्लियर। देखो पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जिसके कारण साउंड इज कॉल्ड ग्रेव और सिरिल, पतली और मोटी आवाज, भारी आवाज। द पिच डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, मैंने बोला पिच किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच। तो क्या बोलेंगे, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इंक्रीज द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीज, मीन्स फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो हाई पिच, एंड साउंड बिकम शार्पर और थिनर, मतलब क्या होगा कि थिन आवाज, पतली आवाज आएगी, शार्प आवाज आएगी, क्लियर आवाज आएगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो क्लियर, और लो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, ग्रेव आवाज आएगी, बहुत भारी आवाज आएगी। सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, क्वालिटी। देखो साउंड की क्वालिटी क्या होती है, अगर अपन को एक एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप गाने सुनते हो तो क्या होता है, क्वालिटी कैसे डिफाइन करते हैं, अगर आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट किसी भी गाने का सुनाई पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड हाई क्वालिटी, और कुछ भी उल्टा सीधा सुनाई पड़ रहा है, सब मिक्सिंग सुनाई पड़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड द लो क्वालिटी। ओके, देयर फ्रीक्वेंसी आर डबल ट्रिपल ETC ऑफ द ओरिजिनल टोन, जो कि ओरिजिनल आवाज होगी उसकी डबल या ट्रिपल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ओके, जिसके कारण वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ दिस हार्मोनिक टोन, क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। द फॉर्म ऑफ द टोन चेंज, मतलब उसकी टोन चेंज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। देन वी कम ऑन द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज लाउडनेस। लाउडनेस मैं क्लियर कर चुका हूं, तेज बोलना, धीमा बोलना, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज द मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड, मीन्स लाउडनेस क्या कहलाएगा कि आपके कान में कितने सेकंड में साउंड पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड द लाउडनेस। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, किस पर डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज फॉन, क्या यूनिट होगी, फॉन, क्लियर। लाउडनेस की यूनिट क्या है, फाउंड। ओके, फॉन। द स्केलर ऑफ अल्टरनेटिंग लाउडनेस इज कॉल्ड सोन, क्या अल्टरनेटिव लाउडनेस की क्या होगी, सोन, क्लियर। इट डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ अवर ईयर, क्या क्लियर करेगा, अपने कान की सुनने की क्षमता है, सेंसिटिविटी, कितना सेंसिटिव है अपना, ठीक है, डिपेंड करेगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, वॉट पर मीटर। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, मैंने आपको ऐसा यूनिट के बारे में पूरा क्लियर किया है। व्हाट इज SI, सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में मैंने आपको बताया, कब सेटअप हुआ,
कौन सी टीटी कन्वेंशन हुई, यूनिट एंड मेजरमेंट का वीडियो आप देखिए, उसमें इजीली मैंने डिस्क्राइब किया है, आप डिस्क्रिप्शन जाइए चेक करिए, उस वीडियो को देखिए, देन आफ्टर यू इजीली अंडरस्टैंड द यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, दैट इज एसआई यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट, सब मैंने क्लियर किया है, बीआईपीएम आप इजीली देख सकते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। साउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मैंने आपको लाइट के बारे में बताया था, लाइट के चैप्टर में आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, लाइट दीजिए, रिफ्लेक्शन समझाया है। रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब कोई साउंड मैं बोल रहा हूं, मेरी दीवार जो पास में अगर मान लीजिए दीवार है वो टकरा के वापस आ रही है, ओके साउंड, तो वो रिफ्लेक्शन कहलाएगा। क्लियर, लाइक लाइट की तरह साउंड ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वन मीडियम एंड रिटर्न टू द मीडियम आफ्टर हिटिंग द सरफेस ऑफ द अदर मीडियम। क्या बोला, दूसरे मीडियम अगर दीवार से टकराकर वापस आ रहा है साउंड, दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन, लाइट की तरह ही। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्लियर है, लाइट के चैप्टर देख लीजिए, आपको रिफ्लेक्शन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर इको, देखो आपने सुना होगा, कहीं आप जाते हैं पहाड़ बड़े ऊंचे एरिया में, तो आप चिल्लाते होंगे, तो आपको रिटर्न होके आवाज आती होगी आपकी, ओके, तो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, इको। ओके, इको क्या होता है, द साउंड विच इज हियर्ड आफ्टर हिटिंग अ फर्म वॉल। आपको मालूम है, अगर आपकी आवाज रिपीट हो रही है फर्म वॉल से टकरा कर, दैट इज कॉल्ड इको। आपको सुनाई पड़ रही है आपकी आवाज रिपीटेशन में, तो उसको क्या बोलेंगे, इको। माउंटेन, डीप बेल, ईटीसी इज कॉल्ड इको। आप देखना कुएं में चिल्ला के देखना, कुएं में चिल्ला के देखना, जो कुएं वेल होता है उसके अंदर डीप बेल में चिल्ला के देखना, तो आप जो बोलोगे ना वो रिपीटेशन होगा आपका, तो दैट इज कॉल्ड इको। ओके, माउंटेन एरिया में आप पहाड़ पर चिल्लाते हो तो क्या होता है, आपको आवाज सुनाई पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इको। क्लियर। देन आफ्टर द मिनिमम, इसकी एक रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी 7.2 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 7.2 मीटर, इतनी होना चाहिए, इसकी मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बीच में, ठीक है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है, जब साउंड कई जगह से रिफ्लेक्ट होता है, जैसे आप हॉल में जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो क्या होता है मॉल के अंदर कि कई सारे सीलिंग से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वॉल से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, आपका कई जगह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, साउंड आपको डिफरेंट वे में रिफ्लेक्ट होकर सुनाई पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल, सीलिंग, फ्लोर ऑफ द हॉल। क्या बोला कि लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन, कई सारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, किससे, सीलिंग से, वॉल से, एंड देन आ सरफेस ऑफ द हॉल से, ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन इवन इफ द साउंड सोर्स इज टर्न ऑफ कंप्लीटली। आपको पता है कि साउंड को ऑफ करने के बाद भी आपको सुनाई पड़े कोई चीज हॉल के अंदर, दैट इज कॉल्ड अ रिवर्बरेशन, बिकॉज वो डिफरेंट सोर्स से रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ रहा है, फ्लोर से भी हो रहा है, सीलिंग से भी हो रहा है, सरफेस ऑफ द हॉल से भी हो रहा है। देन आफ्टर साउंड द हॉल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, कुछ समय तक के लिए कंटिन्यू रहता है, देयरफॉर हियरिंग ऑफ साउंड फॉर सम टाइम इवन आफ्टर टर्निंग ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड इन अ हॉल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, एंड द टाइम ड्यूरिंग विच दिस साउंड हियर्ड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम। जिस समय तक सुनाई पड़ रहा है उसको बोलेंगे रिवर्बरेशन साउंड। क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप। ओके, देखो स्टेथोस्कोप, क्या है इसका, स्टेथो, आपको मालूम है डॉक्टर आपका यूज करते हैं, एक कान में लगाते हैं और एक आपके हार्ट पे लगाते हैं, कहाँ पर, सीने पर, चेस्ट पर लगाएंगे और चेक करेंगे आपकी हार्ट बीट। ओके, तो वो सुनाई पड़ता है, तो वो किस काम है, स्टेथोस्कोप का। देखो डॉक्टर स्टेथोस्कोप विथ विच दे एग्जामिन द हार्ट एंड लंग्स, हार्ट की बीट को डिफाइन करते हैं, वो मेजर करते हैं कि हार्ट बीट से पता करते हैं कि आप बीमार हो कि नहीं हो, तो वो स्टेथोस्कोप कहलाता है, कान में लगा रहता है, उनको सुनाई पड़ता है हार्ट बीट अपनी, ठीक है। इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, किसका एग्जांपल है वो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। इट हैज बॉक्स इन विच डायफ्राम इज फिक्स्ड। ओके, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। मैंने आपको लाइट के चैप्टर में पूरा बताया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। मैंने बताया था कि अगर एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, या तो टूवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब वो मीडियम डिपेंड करता है कि किस मीडियम, रेयर से अगर
डेंसर में जाएगी तो कहाँ होगा, बेंड नियर द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ऐसे ही साउंड में होता है एब्रिविएशन, समझिए। व्हेन साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दे गेट रिफ्रैक्टेड, क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट, दैट इज दे डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। देन द रीजन फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज द डिफरेंट स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम एंड डिफरेंट टेम्परेचर। आपको पता है कि टेम्परेचर और डिफरेंट डिपेंड किस पे करता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पे। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के बारे में आप इजीली मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से समझ जाओगे आप। मैंने आपको इजी वे में समझाया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, तो इजी वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी, ठीक है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन। देखो आपको मैं इजीली समझाता हूँ इसको। सबसे पहले अपन फ्री वाइब्रेशन समझते हैं। क्या समझते हैं, फ्री वाइब्रेशन। देखो क्या होता है कि सावन का महीना आता है, सावन का महीना आया तो आपको पता है कि रूरल एरिया में क्या होता है, सावन के महीने में अधिकतर जो भी गर्ल्स होती है वो झूला लगाती है। क्या लगाती है, झूला लगाती है, तो झूलती है उस पर, ओके। देन आफ्टर एक आदमी पीछे खड़ा रहता है झूले के, जो कि उसको फोर्स करता है। क्या करता है, फोर्स करता है। मान लीजिए उस झूले में बैठने के बाद जो भी गर्ल्स है, ओके, झूले में बैठने के बाद किसी बच्चे ने, किसी भी उनके साथी ने अगर फोर्स किया, एक बार फोर्स किया, तो आपको पता है कि एक बार फोर्स करने के बाद फिर वो ऐसे से घूमते ही रहेगा, ओके, घूमते रहेगा। तो वो क्या है, फ्री वाइब्रेशन हो रहा है। मतलब एक बार आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, देन आफ्टर वो फ्री वाइब्रेट होते रहता है। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है कि जल्दी वही झूला, अब पीछे बच्चा खड़ा है, ओके, जो भी उनका फ्रेंड है वो खड़ा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है कि पीछे से हर बार वो उसके पास आ रही है तो वो फोर्स लगा रहा है, हर बार वो उसके पास आ रहा है झूला तो वो फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर। क्या लगा रहा है, फोर्स। तो वो बराबर स्पीड में चलते रहेगा। तो देखिए फोर्स, इफ अ एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड टू अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है, ओके। तो क्या कर रहा है, पेंडुलम का एग्जांपल देख लीजिए। पेंडुलम आपने पकड़ी और इसको ऐसे करके आपने करा, फिर उसको फोर्स लगाया, फिर आपने ऐसे कर दिया, फिर इसको ऐसे कर दिया, फिर करा, तो वो घूमते रहेगा। फोर्स लगा रहे हैं अपन, तो एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं अप्लाइड किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ट्राई टू वाइब्रेट विद अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस फ्रीक्वेंसी, विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट soon the object is forced to vibrate of constant amplitude with the frequency of applied force. This vibration produced by the object under influence of external box force is called force vibration. देखो नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले नेचुरल वाइब्रेशन समझते हैं। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होती है, जैसे अपन ने किसी भी झूले को छोड़ दिया एक बार लगा के, तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे घूमते रहेगा, कुछ देर बाद बंद हो जाएगा, तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाई। क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो रेजोनेंस क्या होता है, मान लीजिए आपने कितना फोर्स लगाया, जो कि फ्रीक्वेंसी फोर्स लगाया, मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, दीज आर द स्ट्रिंग, वी आर टेकिंग दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी अप्लाई द फोर्स, तो ये क्या होगा, वाइब्रेट होता है वाइब्रेट। मान लीजिए जो 100 हर्ट्ज से वाइब्रेट हो रहा है, किस हर्ट्ज से, 100 हर्ट्ज से, और मैंने इक्विवेलेंट 100 हर्ट्ज भी यहां पर अप्लाई किया, हर बार फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 100 हर्ट्ज, तो क्या होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी 100 हर्ट्ज और एक्सटर्नल फोर्स भी 100 हर्ट्ज, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखिए इसमें, देखिए समझोगे आप। रेजोनेंस इज अ स्टेट ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इटसेल्फ, क्या है, फोर्स वाइब्रेशन का एक एग्जांपल है, ओके, इट इज अ एग्जांपल ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। इन रेजोनेंस the frequency of the force vibration is equal to the natural frequency of the object. force vibration की frequency होगी वो equal to the natural frequency of the object, जिससे कि अगर frequency of the external periodic force equal to the natural frequency of the object, अगर जो natural frequency external periodic frequency है वो equal किसको हो जाएगी, natural frequency of the object,
ओके, देन द वाइब्रेशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। मैंने बोला ना कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो जाएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन वी कॉल्ड एज अ रेजोनेंस। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में, जिसमें क्या बताया था कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी की दो लाइट किसी पर्टिकुलर फेस पर जा रही हैं तो उसमें क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी या तो रिड्यूस होगी या इंक्रीज होगी। मैंने उसके दो टाइप बताए थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, कंस्ट्रक्टिव में क्या था कि उनका एम्पलीट्यूड प्लस हो जाता है, देन डिस्ट्रक्टिव में क्या है, डिफरेंस बिटवीन द क्रीस्ट एंड द ट्रफ। ओके, देखो इसी में साउंड में भी सेम ऐसा ही है। देखो when the two sound wave of the same frequency or amplitude reach a point simultaneously, तो क्या होगा, द साउंड एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एट दैट पॉइंट। क्या होगी, साउंड एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एट दैट पॉइंट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। अगर इफ द बोथ वेव रीच द पॉइंट इन द सेम फेज, सेम फेज पर पहुंचे तो क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम। इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी देयर। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने बताया लाइट के अंदर, चेक करिए। देन आफ्टर इफ बोथ द वेव रीच इन अपोजिट फेज, अगर अपोजिट फेज में क्या होगी तो इंटेंसिटी उसकी मिनिमम होगी। ओके, मिनिमम देयर, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप लाइट के वीडियो देख लीजिए, उसमें क्लियर कराएं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो उससे क्लियर हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। देखो द वेवलेंथ ऑफ साउंड इज 1 मेगाहर्ट्ज, देयरफॉर व्हेन अ ऑब्स्टेकल, मैंने आपको बताया डिफ्रैक्शन में, लाइट में भी यही समझाया है कि अगर कोई ऑब्स्टेकल बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड द सरफेस, किसी ऑब्स्टेकल को रख देते हैं तो क्या होता है कि उसकी शैडो स्क्रीन पर बनती है, सरफेस पर बनती है। आप धूप में चलते हैं तो क्या होता है, आपकी शैडो सरफेस पर बनती है, ठीक है, बिकॉज यू आर अ ऑब्स्टेकल बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट सन एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसी में ऐसा ही है, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड में क्या होता है कि देयरफॉर व्हेन अ ऑब्स्टेकल ऑफ द सेम ऑर्डर कम इन द पाथ ऑफ साउंड, साउंड के बीच में मान लीजिए दीवार आ गई, अपन कहते हैं ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक साउंड का, जिसमें बोला था कि दीवार के भी कान होते हैं। दीवार के कान कैसे होते हैं, अपन कैसे बोलते हैं दीवार के कान होते हैं, दीवार के कोई कान मान नहीं होते कि उनका पर्दा होता होगा, कान होता होगा, पर्दा की ईयर ड्रम भी है उनके, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें होता क्या है कि दूसरा जो रूम में बैठा है उसको हमारी बातें सुनाई पड़ जाती है, इसलिए बोला जाता है कि दीवार के भी कान होते हैं। एंड ये रीजन कैसे होता है, बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के कारण। देखिए ऑफ द कम इन द पाथ ऑफ साउंड, और क्या होगा, ऑब्स्टेकल आ गया, दीवार आ गई, तो क्या होगा, जो साउंड कम एंड हो जाएगा फ्रॉम द एज ऑफ द बैरियर एंड मूव फॉरवर्ड। कहाँ मूव हो जाएगा, एज ऑफ द बैरियर, और आगे चलता जाएगा। तो उससे क्या होगा, इस फिनोमेना को डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। व्हेन वी टॉक इन वन रूम आवर वॉइस ड्यू टू डिफ्रैक्शन बेंड एट द एज ऑफ द डोर एंड विंडो एंड रीच अदर रूम। समझा दिया एग्जाम्पल, समझ में आ गया, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। देखो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि जब मान लीजिए मैं बोल रहा हूं और मेरे सामने कोई बंदा मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है, देन आफ्टर अगर वो मेरे पास होगा तो उसको इजीली मेरा साउंड सुनाई पड़ेगा। अगर वो मेरे से दूर होगा तो उसको कम सुनाई पड़ेगा। अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में, सोर्स और ऑब्जर्व की डिस्टेंस अगर चेंज होती रहेगी तो साउंड की इंटेंसिटी भी चेंज होती रहेगी। तो इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। क्या बोला, दिस इफेक्ट वाज प्रेजेंटेड बाय क्रिश्चियन डॉपलर। ठीक है, क्रिश्चियन डॉपलर क्या करता है, इस इफेक्ट को प्रेजेंट कराता इन 1842 एडी में। इसके थ्रू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कौन कौन सी होगी, साउंड वेव और लाइट वेव दोनों हो सकती हैं, अपीयर टू चेंज ड्यू टू मोशन ऑफ द लिसनर और द सोर्स। अभी क्लियर हो गया इतना कि सोर्स और लिसनर के बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ती और कम वेरिएशन होगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी उसकी साउंड वेव की चेंज होती जाएगी। ओके, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ द वेव एंड द लिसनर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव अपीयर टू बी चेंजिंग टू द लिसनर। ठीक है, ये मान लीजिए जो ऑब्जर्वर है, जो सुन रहा है मेरी बात को, वो दूर चला गया तो उसको कम सुनाई पड़ेगा।
ठीक है। अगर वो मेरे पास आ जाएगा तो उसको जहाँ सुनाई पड़ेगा तो चेंज होता रहेगा, वेरिएशन होता रहेगा, इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। इस फिनोमेना को अपियरिंग दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी इस डॉपलर इफेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। इट है फॉलोइंग कंडीशन, इसकी कुछ फॉलोइंग कंडीशन है, देखते हैं। देखो, द फ्रीक्वेंसी अपियर टू बी इंक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी कब इंक्रीज होगी, या तो सोर्स ऑफ साउंड और जो ऑब्जर्व कर रहा है साउंड की उनकी डिस्टेंस कम होगी। ओके, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर इज डिक्रीजिंग, कम होती जाएगी, वो पास आते जाएगा, तो क्या है, उसको सुनाई ज्यादा पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इसकी ड्यू टू रिलेटिव मोशन। और व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड द सोर्स इज इंक्रीजिंग, अगर लिसनर और सोर्स की डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी, क्या होगी, डिस्टेंस अगर वो दूर चले जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसे कम सुनाई पड़ेगा। विद द रिलेटिव मोशन स्पीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव अपीयर टू डिक्रीज, डिक्रीज होते दिखाई देगा। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल फ्रीक्वेंसी। वर्चुअल फ्रीक्वेंसी एग्जांपल देखिए, वर्चुअल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, velocity of sound with respect to the observer divided by speed of sound with respect to the source into actual impulse. These are the formula of virtual frequency. We come on the next slide, that is called terminology related with sound. अब terminology पढ़ेंगे, sound की terminology मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा इजीली, ठीक है। सबसे पहला का एम्पलीट्यूड, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, शायद लाइट के चैप्टर में समझाया या साउंड के फर्स्ट चैप्टर में समझाया है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, these are the wave, clear, and this are the amplitude. These are the amplitude, clear, amplitude। देखो, when a wave is transmitted in a medium, कोई भी वेव ट्रांसमिट हो किसी मीडियम में, the distance that any particle vibrate in the medium, पार्टिकल कहाँ वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होगा इधर, टू एंड फ्रो, वाइब्रेट होगा टू एंड फ्रो, okay, is called displace maximum on either side of it equilibrium is called amplitude of the wave। clear हो गया, amplitude of the wave। then we come on the next slide, that is called time period। देखो टाइम टेकन क्या होता है, जब जो फ्रीक्वेंसी टाइम ले रही है ये कंप्लीट अपना कवर करने में, तो किसको, क्रीस्ट और ट्रफ को। देखो, द टाइम टेकन बाय एनी पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू कंप्लीट वन ऑफ इट वाइब्रेशन। मान लीजिए ये पार्टिकल है यहाँ पर, तो टू एंड फ्रो करने में एक कंप्लीट कर रहा है, टू एंड फ्रो में जो टाइम ले रहा है उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। व्हेन अ वेव इज ट्रांसमिटेड इन अ मीडियम इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द वेव, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी तो पता ही होगा, मैंने आपको अभी समझा लिया। लो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर कम क्रिस्ट और कम ट्रफ होंगे। हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दीज आर द हाई फ्रीक्वेंसी, तो उसको क्या बोलेंगे, लो फ्रीक्वेंसी, एंड दीज आर द हाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर। देखो, व्हेन अ वेव इज ट्रांसमिटेड इन अ मीडियम द नंबर ऑफ वाइब्रेशन एनी पार्टिकल ऑफ द मीडियम मेक इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी मैंने क्लियर कर दिया। नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन टी साउंड इक्वल टू 1। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड इक्वल टू 1 बाई टी। टाइम टेकन ले लिया, टी फॉर टी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाइम टेकन। टाइम टेकन का बताया था मैंने, टाइम टेकन बताया था कि जो टाइम पार्टिकल टाइम ले रहा है वाइब्रेट होने में टू एंड फ्रो, तो उसी को अपन बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी मैंने क्लियर कर दिया। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर दिया है। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस वन क्रीज टू अदर क्रीज, दीज आर द वेवलेंथ, एंड वन ट्रफ टू अनदर ट्रफ, दिस आर ऑल्सो वेवलेंथ। तो क्या बोलेंगे, the distance traveled by any particle of the medium in one complete vibration is called wavelength। the distance between two nearest particle of the same phase in a wave, सेम फेज में जो पार्टिकल होंगे उनकी डिस्टेंस बताएगा। पार्टिकल वेयर, पार्टिकल इज अवेलेबल हियर, ओके, पार्टिकल इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, इज ऑल्सो अवेलेबल। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज कॉल्ड वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी पढ़ेंगे। द डिस्टेंस
ट्रेवल बाई अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1 सेकेंड में, वो जो वेव ट्रेवल कर रही है 1 सेकेंड में, उसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। क्या बोला? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। द मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन टू साउंड, क्या बोला? मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन टू साउंड, दो साउंड के बीच में, जिसमें बोथ द साउंड कैन बी हियर सेपरेटली। क्या बोला? आप गाने सुनते हो तो आपको तबले की आवाज अलग आती होगी, ठीक है, पियानो की आवाज अलग आती होगी, या जो बोल रहा है, जो सिंगर है, उसकी आवाज अलग आती होगी। तो क्या हो? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, टाइम इंटरवल, उनके बीच में टाइम इंटरवल, दो साउंड के बीच में, जिसमें बोथ द साउंड कैन बी हियर सेपरेटली, जो कि साउंड अलग अलग सुनाई पड़ता है, इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। इट वैल्यू टाइम इज इक्वल टू 1/16 सेकेंड और 0.1 सेकेंड। क्या वैल्यू टाइम क्या होगा? 0.1 सेकेंड डिफरेंस होता है, इतना डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ओके, देन वी कम ऑन द रडार। रडार तो आपने पढ़ा ही होगा। रडार इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है रडार? क्या करता है? किसी भी चीज को क्या करता है रडार किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है, कुछ भी होता है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा, देन वी आफ्टर, जो कि हिडन चीज है। ओके, रडार वाज इन्वेंटेड बाय टेलर एंड लियोन यंग, जो दो साइंटिस्ट थे यूएसए के, जिनने इसको फाइंड आउट किया था इन ईयर ऑफ 1992। देखो, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किस में करा जाता है? टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट के मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए इन स्पेस में, ठीक है। कोई भी अपना दुश्मन देश का एयरक्राफ्ट अगर अपने देश में आ रहा होगा तो वो उसको है ना कैसे डिफाइन कर, मतलब कैसे रिकॉग्नाइज कर लेगा? बाय यूजिंग ऑफ रडार से उसको जो भी है डिटेक्ट कर लेगा इजीली। ओके, रडार इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच रेडियो वेव आर यूज्ड टू लोकेट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड टू फाइंड देयर पोजीशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। किसकी हेल्प से? रेडियो फ्रिक्वेंसी की हेल्प से, रेडियो वेव होंगी, उसकी हेल्प के थ्रू ये डिटेक्ट कर लेता है चीज़ों को, उनकी डिस्टेंस आता है, उनकी पर्सनल लोकेशन बता देता है रडार के थ्रू। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड नॉइज एंड म्यूजिक। देखो, नॉइज में क्या होता है कि जैसे अपन बोलते हैं, अपन बोले, ठीक है, बोलने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए कभी कभी अपन को सुनाई नहीं पड़ता किसी की आवाज़ में कोई दिक्कत, कोई चिल्ला रहा है, मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कैमरा चल रहा है, ओके, कोई दूसरे रूम से चिल्ला रहा है, तो वो क्या होगा? एक नॉइज आएगा। नॉइज क्या होगा? नॉइज कि वो चिल्ला रहा है, तो मैं क्या करूँगा? वीडियो को पॉज करूँगा और उसको डांटने जाऊँगा पहले कि क्यों भाई, तू क्यों चिल्ला रहा है, पागल हो गया है क्या? ठीक है, बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा ना, तो उसी को बोलते हैं नॉइज। जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती और वो बोले तो वो नॉइज कहलाती है। तो क्या बोलेंगे? साउंड विच वी डू नॉट लाइक टू हियर, जिसको हम सुनना नहीं चाहते। समझे आप मेरी बात को? जिसको हम सुनना नहीं चाहते, कोई दूसरे रूम से बोल रहा है, अननेसेसरी बात बोल रहा है वीडियो के बीच में, और उसको हम सुनना नहीं चाहते, आप खुद नहीं सुनना चाहते उसकी बात को, आप तो मुझे सुनना चाहते हो ना, तो वो नॉइज कहलाती है, ठीक है। विच वी डू नॉट लाइक टू हियर इज कॉल्ड नॉइज। जैसे साउंड इमिनेटिंग फ्रॉम द फैक्ट्री इज नॉइज, फैक्ट्री से कोई भी साउंड आ रहा है, ठीक है, वो अननेसरी साउंड अपन सुनना नहीं चाहते। म्यूजिक हो, गाना हो, अरिजीत सिंह का गाना हो तो बड़ी इंटरेस्ट सुनाएंगे, तो वो क्या है कि अपन सुनना चाहते हैं, अपन पसंद करते हैं। और ऐसे फैक्ट्री का साउंड आएगा, कोई हॉर्न दे रहा है, नागिन वाले डांस जो ट्रक देते हैं, नागिन वाले डांस पे हॉर्न, तो वो अच्छा तो लगता है पर ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो किसी भी गाने को ज़्यादा नहीं सुन सकते अपन, 1-2 बार सुन लो, 3 बार, फिर थोड़ी देर बाद और सुनेंगे तो वो अच्छा लगता है। फैक्ट्री से आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो वो बेकार लगता है, तो वो क्या होगा? नॉइज कहलाएगा। समटाइम द म्यूजिक बिकम टू नॉइजी, कुछ समय क्या होता है कि बहुत गंदा साउंड हो जाता है, बहुत गंदी आवाज़ आती है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ नॉइज। देन वी कम ऑन द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूड वेव। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो है ना ट्रांसफर वेव होती हैं, वो ट्रांसफर कैसे होती हैं? दीज आर द ओके दीज वेव है। और जो मैंने लॉन्गिट्यूड वेव बताई थी वो किस फॉर्म में बताई थी? ये लेने, ठीक है। देन आफ्टर ठीक है, ये क्या है? मैंने आपको क्लियर करा था गैप, तो क्या कहलाएगा? रेयर फ्रैक्शन। और ये क्या कहलाएगा? दीज आर द कंप्रेशन। ये चुपकी हुई है। अब देखो इसमें क्या होगा? पार्टिकल कैसे मूव करेंगे? टू एंड फ्रो। और इसमें कैसे करेंगे?
बैक एंड फॉरवर्ड। देखो इसका एग्जांपल देखो इन दीज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन, ऊपर नीचे बोला ना मैंने, एंड देयर मीन पोजीशन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। तो किसके परपेंडिकुलर हुआ? जो वेव मोशन हो रहा है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव मोशन, तो किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। क्लियर? देन आफ्टर इसमें क्या बताया था मैंने? ठीक है, इसमें क्या होगा? पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। क्या होगा? पार्टिकल मूव कैसे होंगे? बैक एंड फोर्थ। ओके, बैक एंड फोर्थ पार्टिकल मूव हो रहे हैं ऐसे बैक एंड फोर्थ, और ये पैरेलल होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ये पैरेलल होगा पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ वेव मोशन। ये क्या है? वेव मोशन। ठीक है, देन आफ्टर ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ क्रीस्ट एंड ट्रफ। बताया था मैंने आपको। देखो इसको बोलते हैं क्रीस्ट, उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। ठीक है, किस फॉर्म में हो रहा है? क्रीस्ट और ट्रफ के फॉर्म में। ठीक है, टुगेदर फॉर्म ऑफ वेव। इसमें क्या होता है? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। क्या है? मैंने आपको क्लियर करा था, दीज आर द कंप्रेशन एंड दीज आर द रेयरफेक्शन। देखो प्रीवियस लेक्चर में आप देखिए स्लाइड में, रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन ये वेव के फॉर्म में हो रहा है। वेव के फॉर्म में इसको बोलते हैं क्रीस्ट, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ट्रफ। क्लियर? देन तीसरा, ठीक है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन कंबाइंड टू फॉर्म ए वेव। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए मीडियम टू द क्रीस्ट इज पॉजिटिव। क्रीस्ट की तरफ पार्टिकल मूव हो रहा है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा एंड मैक्सिमम होगा। एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू द ट्रफ इज नेगेटिव एंड मिनिमम आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या टेक्निकल टीम ने प्रॉब्लम कर दिया है? मिनिमम। क्लियर? देन मिनिमम। ठीक है, इसमें क्या होगा? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑन कंप्रेशन इज मैक्सिमम। कंप्रेशन में होगा, कंप्रेशन क्या कहलाएगा? देखो उसमें कंप्रेशन में फ्लो हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मैक्सिमम। देन आफ्टर रेयरफेक्शन में जो होगा, रेयरफेक्शन में द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज मैक्सिमम एंड नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव एंड मैक्सिमम, और इसमें पॉजिटिव एंड मैक्सिमम। इसमें पॉजिटिव एंड मैक्सिमम अगर कंप्रेशन में होगा, और रेयरफेक्शन में होगा मैक्सिमम एंड नेगेटिव। क्लियर? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से क्या होगा कि हमारा जो थर्ड पेपर का जो वीडियो कंप्लीट करा रहे हैं, हम उसके आगे सेकंड पेपर भी कंप्लीट करा देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। जो बच्चे रिमोट एरिया में हैं, जो बच्चों के फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कोचिंग से, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कंप्लीट हो रहा है सब कुछ। हमारे इंटरनेशनल के रिलेशन भी जो सर हैं, मैथ के भी लेक्चर लग रहे हैं, ओके, इंटरनेशनल रिलेशन के भी लेक्चर लग रहे हैं, तो आप सारे वीडियो देखिए, आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। देन आफ्टर कमेंट करें जो भी रिलेटेड टू बैचेज ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी। ओके, देन आफ्टर टेस्ट सीरीज के बारे में। देन आफ्टर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा? सब्सक्राइब और बेल आइकन होगा, जो हमारे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, क्लियर? देन थैंक यू सो मच।